हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स का जब बर्थ हुआ था उससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स थी। तो कुछ सर्टेन फिनोमिना जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो किसके द्वारा समझाए गए? क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा समझाए गए। जैसे अपन आज क्या है, जनरल डिटेल इसकी बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन से ऐसे फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो एज ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इसके अलावा और भी सर्टेन फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन, ये बहुत सारे फिनोमिना है जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब अपन यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि इनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई, या जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो क्या मानती थी कि एनर्जी किस रूप में होती है, और उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने इनको कैसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या मानती है कि जो एनर्जी है उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूस फॉर्म होती है। कंटिन्यूस का मतलब सतत हिंदी में जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि एनर्जी कोई भी वैल्यू ले सकती है, किसी भी रूप में एनर्जी दी जा सकती है और कितनी भी क्वांटिटी में एनर्जी ली जा सकती है, ये मानती थी क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती थी। इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन आए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसका एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है। तो देखो, जो ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक मैं बात करूं, एक ब्लैक बॉडी है, जैसे मेरे पास में एक बॉडी है और इस पर मैंने इस पर रेडिएशन इंसिडेंट की, तो ये क्या काम करेगी? ब्लैक जो होता है वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करता है। सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो ब्लैक की होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रेडिएशन इसको क्या कर लेगा, ये किसी टेम्परेचर में टी की बात कर रहा हूँ, तो ये इस पे इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितनी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन उतनी ही इमिट करेगा। उस केस में मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्बडा और किसी स्मॉल वेवलेंथ डी लैम्बडा और ये साथ में लैम्बडा। जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये जो ग्राफ है वो कैसे आया, कुछ इस तरीके से एक कंटिन्यूस ग्राफ मेरे को मिला, जिसमें वेवलेंथ 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की ये ग्राफ इसको कट नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। इसका मतलब में लैम्बडा या वेवलेंथ जिसको अपन बात करते हैं, इसकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल वेवलेंथ के लिए मेरे को यू लैम्बडा की वैल्यू मिल रही। ये ग्राफ था एक्सपेरिमेंटल। क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्लॉट था।
ये किसी एक फिक्स या फाइनाइट टेम्परेचर T या T1 और किस में ले रखा है, केल्विन। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो मैंने नया ग्राफ प्लॉट किया T2 केल्विन के लिए, तो ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ये मान लो लैम्बडा और 1 मान लेता हूँ T1 है और मैक्स इस पे वैल्यू है। तो लैम्बडा 1 मैक्सिमम पे अपने को ये वैल्यू मिल रही है यू लैम्बडा की। जैसे ही मैं नया टेम्परेचर ले रहा हूँ T2 विच इज ग्रेटर देन T1, देन मैक्सिमम वैल्यू इज शिफ्ट लोअर वेवलेंथ। तो क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ एक दूसरे को कट भी नहीं करे। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये T2 केल्विन टेम्परेचर के लिए मैंने प्लॉट किया विच इज ग्रेटर देन T1, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लैम्बडा 2 मैक्स। एंड लैम्बडा 2 मैक्स और लैम्बडा 1 मैक्स में क्या रिलेशन होगा, लैम्बडा 2 मैक्स इज लेस देन लैम्बडा 1 मैक्स। ये बात क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल प्लॉट इसके थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या माना, एनर्जी कंटिन्यूस होती है एंड जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी वो किसी भी क्वांटिटी के रूप में हो सकती है, उसका कोई भी एक क्वांटा फिक्स नहीं होगा, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू वो ले सकती है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो दो साइंटिस्ट आए, एक रेले जीन्स और एक वीन। वीन रेडिएशन लो, एक वीन डिस्प्लेसमेंट लो होता है, वो अलग होता है। जो वीन डिस्प्लेसमेंट लो होता है वो क्या बोलता है, वीन डिस्प्लेसमेंट लो। वीन डिस्प्लेसमेंट लो क्या बोलता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये मैक्सिमम वेवलेंथ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं वीन कांस्टेंट, और उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है 0.2894 सेंटीमीटर केल्विन। ये जो यूनिट है ये किससे डिसाइड करेंगे, लैम्बडास, इसकी क्या होगी लेंथ की और इसकी टेम्परेचर। ये होता है वीन डिस्प्लेसमेंट लो। तो इन सब का जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, इनका मल्टी प्रोडक्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और इसका मैक्सिमम वेवलेंथ, इनका जो प्रोडक्ट है वो सब इक्वल होंगे और किसके इक्वलेंट होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे, लेकिन मटेरियल सेम होना चाहिए। ये बात समझ आ गई सबको, वेवलेंथ भी उसी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही कर रहा हूं। उससे पहले मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा रीमॉडिफाई या नए फॉर्म के अंदर बात करता हूं। तो नए फॉर्म में देखो क्या होगा, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी में इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो न्यू इक्वल टू सी अपॉन ए लैम्बडा। इसका मतलब जो ग्राफ की स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ये यू न्यू डी न्यू, और इस बार फ्रीक्वेंसी न्यू। ग्राफ ऐसे ही होगा, ये न्यू वन मैक्सिमम, ये इसको कट नहीं करेगा, लेकिन अब की बार ये T1 केल्विन टेम्परेचर की मैंने बात की, हायर टेम्परेचर की बात करूंगा तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ग्राफ इज शिफ्ट एट ए हायर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगा। चलो अब मैं बात करता हूं दो लो, एक वीन रेडिएशन लो और एक रेले जीन्स लो। तो रेले जीन्स ने एक फॉर्मूला डिराइव किया किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग। क्लासिकल फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया
कि यू लेमड़ा डी लेमड़ा, सबसे पहले मैं रेले जीन्स की बात कर रहा हूँ, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एट पाई अपॉन लेमड़ा की पावर 4 के टी डी लेमड़ा। ये तो नंबर, और ये के टी होती है वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी 1D के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी। क्लियर? ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग अपन एनर्जी की बात कर, इक्विपार्टीशन थ्योरम्स। समझ आ गई ये फॉर्मूला? अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर ड्राइव करूँ तो देखो इन्फिनिटी पे इसका मान 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब बैक से चलूँ तो ये इन्फिनिटी पे किसी भी ग्राफ की बात कर लो, जैसे इसकी बात करूँ इन्फिनिटी पे ये भी 0 हो रहा है। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ाओगे तो 1 अपॉन लैम्बडा कम होता जाएगा, कम होगा, तो ये कम हो रहा है, यू लैम्बडा कम, लैम्बडा इन्फिनिटी पे ये 0 और लैम्बडा 0 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर लैम्बडा बढ़ रहा है, इधर कम कर रहे हो, लैम्बडा कम कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप 0 की बात करोगे तो ये किधर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ पहुंच। इसका मतलब रेले जीन्स ने क्या काम किया कि इसकी जो वैल्यू थी वो हायर वेवलेंथ रीजन को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, लेकिन लोअर वेवलेंथ रीजन को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बात समझ आ गई? ये किसने बताया, रेले जीन्स ने। अब वीन रेडिएशन लॉ की मैं अगर बात करूं तो उसने क्या बोला, यू लैम्बडा डी लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी और साथ में डी लैम्बडा। इसमें लैम्बडा के 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल में और एक ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5। जो लोअर वैल्यू है लैम्बडा की, लोअर वैल्यू एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक लैम्बडा की पावर 5। तो जो लोअर वैल्यू है उस पर तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये तेजी से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और हायर वेवलेंथ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, लैम्बडा की पावर 5 वाला। तो सबसे पहले मैं लोअर वेवलेंथ रीजन की बात करूं तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी। लैम्बडा 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या वैल्यू आएगी, 0। दोबारा समझ लो, लैम्बडा 0, 1/0 इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या होता है, 0। जैसे जैसे आप लैम्बडा बढ़ाओगे 1 अपॉन लैम्बडा कम होगा, नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बढ़ रही है, बढ़ेगी। जैसे ये इस पॉइंट यहां तक अपन पहुंचे, इसके बाद में क्या हो रहा है, हायर वेवलेंथ रीजन आ रहा है। हायर वेवलेंथ रीजन में ये काम करना बंद, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही लोअर वेवलेंथ पे या स्मॉल वैल्यू पे इसकी वैल्यू तेजी से चेंज होती है, हायर वेवलेंथ पे इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल चेंज होती है। इसका मतलब इस फैक्टर का काम करना बंद। कौन सा फैक्टर काम करेगा, ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5। दोनों में चेक करो, 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 4 या 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 5। इसका मतलब इसका मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो ये इससे क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। डेविएट होगा तो कैसे होगा, 4 है ये 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो ये इससे ज्यादा होगा, 1 अपॉन लैम्बडा, इसका मतलब इससे कम। इसका मतलब ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं T2 केल्विन की, तो ये अंदर की तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जाए। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे क्या हो रहा है, ये मैच नहीं। अपन बात करें तो इससे क्या हो गया, डेविएट। इसका मतलब ये लोअर वेवलेंथ रीजन में तो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व के अकॉर्डिंग फिट मिल रहा है, लेकिन हायर वेवलेंथ रीजन पे ये सही नहीं मिल रहा। तो क्या इसका मतलब है, जो वीन रेडिएशन लॉ है वो क्या काम कर रहा है, लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए, लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू दे रहा है। लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू मिल रही है, लेकिन हायर वेवलेंथ पे फेल हो गया। ऐसे रेले जीन्स हायर पे ठीक दे रहा है, लोअर पे फेल हो गया। इसका मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि ये लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए सही रिजल्ट दे रहा है और ये हायर वेवलेंथ, लेकिन दोनों में से कोई भी सिंगल थ्योरी इस कंप्लीट वक्र या ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स की कम। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, अगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी को और ये हायर फ्रीक्वेंसी को। ये फॉर्मूला आप जानते हो, अगर इससे आप इसको चेंज करें
रेले जीन्स को, तो यू न्यू डी न्यू अपने को क्या फॉर्मूला मिलेगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी और साथ में डी। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी पे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अपन बात करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें इसकी, तो रेले जीन्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेले जीन्स था वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो रेले जीन्स था वो क्या नहीं कर पाया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ULTR अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ प्रॉब्लम। क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़ा है, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो उस केस में रेले जीन्स के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है उससे ये फॉर्मूला या उसका जो ग्राफ फिट करते हैं वो डेविएट होने लगता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ प्रॉब्लम। तो अपने से पूछिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों नहीं समझा पाई, तो क्या प्रॉब्लम थी, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ प्रॉब्लम। एक सिंगल वर्ड में अपन उसको बता सकते। अब अपन बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक और उसका जो प्लांक था उसने क्या बताया कि जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के, और उसका मान होता है h न्यू। इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये एक फोटोन, इसका नाम होता है फोटोन, उसकी एनर्जी होती है h न्यू। जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो h न्यू के मल्टीपल क्वांटा के रूप में ही हो सकती है। ये इंटीजर है n। इसका मतलब एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू नहीं ले सकती। ये क्या होती है, डिस्क्रीट होती। डिस्क्रीट का मतलब विविध, अलग अलग। जैसे h न्यू हो सकती है 2h न्यू, लेकिन इनके बीच में कोई भी वैल्यू वो नहीं ले सकती। जैसे 1.5 h न्यू नहीं ले सकती। समझ आ गई क्या? ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट क्वांटा। जैसे दो ग्राफ है आपने, कंटिन्यूस का मतलब जैसे ग्राफ कंटिन्यूस है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कोई भी वैल्यू, जैसे मैं इस पे बात करूँ तो मेरे को कोई भी वैल्यू मिलेगी, इस पे वैल्यू मिलेगी, इस पे वैल्यू मिलेगी, तो ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ। लेकिन जैसे डिस्क्रीट ग्राफ की बात करूँ, मेरे को ये पता है कि इस पर्टिकुलर जैसे 1 पे ये वैल्यू मेरे को पता है, 3 पे मेरे को वैल्यू पता है, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, जैसे 5 पे मेरे को वैल्यू पता है, लेकिन इनके बीच में इनको मिला नहीं सकते अपन, क्योंकि अपने का कोई भी इसकी सीक्वेंस नहीं पता तो अपन इन दोनों के बीच में इसकी क्या वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, तो ये अपन नहीं बता सकते। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्राफ। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती है। तो कौन आया यहाँ पर, प्लांक। प्लांक ने क्या बताया, सबसे पहले उसने उसकी क्या हाइपोथेसिस थी कि जो एनर्जी होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रीट होती। तो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज एनर्जी होती है उसका मान होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस, जब प्लांक, ये प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अगर अपन यहाँ भी h टेंस टू 0 ले लेंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एनर्जी एवरेज एनर्जी वो कितनी आ जाएगी, kt। 1 + h न्यू अपॉन kt, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर kt हो जाए। ठीक है ना। अब अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग u न्यू d न्यू की बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब। एनर्जी किससे रिप्लेस हो जाएगी, h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt -1 d। ये फॉर्मूला कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को किससे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो इसको क्या करेंगे अपन, 8 पाई ये न्यू क्यूब h अपॉन c क्यूब, क्या होगा लोअर फ्रीक्वेंसी पे 1 + h न्यू अपॉन kt, क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। हायर ऑर्डर को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8 पाई न्यू स्क्वायर, एक न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल, c क्यूब kt d न्यू। किस में चेंज हो गया, लोअर फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन्स, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे रेले जीन्स के जो रिजल्ट थे वो किससे मैच कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच कर रहे थे।
ऐसे ही अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी, ये किसकी बात कर रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की मैं अगर बात करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, यू न्यू डी न्यू एट पाई क्या होगा, न्यू स्क्वायर एच न्यू सी क्यूब। अब की बार 1, ये हाई फ्रीक्वेंसी तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी और साथ में डी न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है, वीन रेडिएशन लॉ। इसका हाई फ्रीक्वेंसी पे रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच कर रहे थे वो किसके कर रहे थे, वीन रेडिएशन लॉ। समझ आ गया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं समझा पाई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया।